था फाइटर। जी हाँ, वो आम लोगों का सीएम था। उसे सादगी की सियासत का मसीहा कहा जाता था। अब वो हमारे बीच में नहीं है, वो चला गया। आज पणजी में मनोहर पर्रिकर का नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। ये 3 तस्वीरें देश की कई हस्तियों के अलावा सैकड़ों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नम आंखों से विदाई दी गई और आज अंतिम संस्कार पणजी में उनका किया गया। तो गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे काम किए जिसके बाद उनके लिए बस यही कहा जा सकता है कि एक था फाइटर। फाइटर इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्रस्ताव रखा था। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जोश। ये मनोहर पर्रिकर की शख्सियत थी। 2 दिन हो गया पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। ये मनोहर पर्रिकर का जज्बा था। हमारे दुश्मन जिन्होंने ये कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे टेरा फोर्स के सभी जवानों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। ये मनोहर पर्रिकर का हौसला था। जोश। हिंदुस्तान के इतिहास में जिन्होंने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात मानी और डंके की चोट पर मानी। एनेस्थेसिया देता है, भूल देता है, भूल बोलते हैं। भूल देने के कारण जो उसकी ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। सितंबर 2016 से पहले कौन जानता था कि भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों पर सीधा हमला भी कर सकता है। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दुनिया को दिखा दिया कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मन के घर में घुसेगा भी और घुसकर मारेगा भी। ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जोश। जोश। भारतीय जाबाजों ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में घुसकर आतंकी कैंपों में निशाना बनाया। दावा किया जाता है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में बनाई गई रणनीति इतनी पुख्ता थी कि जवान अपने सभी 6 टारगेट को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। दावा किया जाता है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 2 टीम बनाई गई थी, जिन्हें सीधा एनएसए अजीत डोभाल से निर्देश मिल रहे थे। लेकिन सवाल है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की क्या भूमिका थी। तो ये जानने के लिए आपको सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी इनसाइड स्टोरी समझनी पड़ेगी। वो दिन था 18 सितंबर 2016 का, जब पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जरा सी भी इस बात की आशंका नहीं थी कि आतंकवादी सेना के कैंप पर हमला कर सकते थे। हमले के बाद पर्रिकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सेना और देश के मनोबल को बढ़ाए रखने की। 18 सितंबर 2016 को जैश के आतंकियों ने उरी बेस कैंप पर हमला किया। 29 सितंबर 2016 को भारतीय कमांडोज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन क्या सिर्फ 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी तैयारी कर ली गई? यकीनन दुश्मन के घर में घुसने से पहले पूरी तैयारी की गई थी। आतंकी ठिकानों का पूरा रोड मैप बनाया गया। जैश के आतंकी कैंप्स की सटीक लोकेशन पता की गई थी। जिस जगह भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पीओके की वो दुर्गम पहाड़ियां 80 डिग्री के एंगल पर थी, जहां कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना आसान नहीं था। साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी भारत ने उरी अटैक से पहले कर रखी थी। वैसे भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार करने का पूरा श्रेय मनोहर पर्रिकर को जाता है, क्योंकि उरी में हमला साल 2016 में हुआ, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट मनोहर पर्रिकर के दिमाग में साल 2015 में ही आ गया था, यानी उरी के आतंकी हमले से 1 साल पहले।
पर्रिकर ने इस तारीख का जिक्र अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। उन्होंने कहा था कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की नींव 9 जून 2015 को रखी गई थी। हमने इसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। इसके लिए अतिरिक्त बलों को करीब 1 साल तक ट्रेनिंग दी गई। प्राथमिकता के आधार पर हथियार भी चुने गए। दावा किया जाता है कि जिस तरह भारतीय पैरा कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर उग्रवादी कैंप तबाह किए, उसके बाद ही मनोहर पर्रिकर ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए भी ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। दावा किया जाता है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की वजह मनोहर पर्रिकर से पूछा गया एक सवाल बना। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान एक एंकर ने मनोहर पर्रिकर से ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तानी बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता और हिम्मत उनके अंदर है। दरअसल इस सवाल ने मनोहर पर्रिकर को इतना चोट पहुंचाया और उसी वक्त मनोहर पर्रिकर ने ये तय किया कि वक्त आने पर वो इस सवाल का जवाब जरूर दें। इसी दौरान उरी हमले ने आग में घी का काम किया और तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बिना देर किए प्रधानमंत्री के सामने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्रस्ताव रख दिया। प्रधानमंत्री को सलाह देने से लेकर के पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने तक का रक्षा मंत्री के रूप में, तो मुझे लगता है कि मनोहर पर्रिकर जी का जो पूरा योगदान रहा है पहली सर्जिकल स्ट्राइक में, वो भी अमूल्य रहा है और उनके गाइडेंस से ही ये सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो पाई। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सहयोग में सेना ने आतंकियों को सबक सिखाने की रणनीति बनाई। पूरे ऑपरेशन के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जागते रहे और एनएसए अजीत डोभाल से पल पल का अपडेट लेते रहे। 29 सितंबर की उस रात को फिर जो हुआ वो इतिहास है। हिंदुस्तान ने आतंक को उसके घर में कुचल दिया और अगर इसके पीछे कुछ था तो एक बेहद सरल और सादगी पसंद नेता के फौलादी इरादे। अपनी 72 हुरों को हमारा सलाम बोलना। टीम न्यूज़ नेशन इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले। आमतौर पर रक्षा मंत्री किसी भी बड़ी डिफेंस डील में सीधा दखल नहीं देते, लेकिन मनोहर पर्रिकर की शख्सियत ऐसी नहीं थी। सवाल जब देश की सुरक्षा से जुड़ा होता तो मनोहर पर्रिकर कड़े फैसले लेते और ऐसा ही एक फैसला उन्होंने रूस के साथ में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील के दौरान लिया। $49,300 करोड़ ये महज एक फिगर नहीं है, बल्कि ये वो फायदा है जो रक्षा मंत्री रहते हुए मनोहर पर्रिकर ने इस देश को पहुंचाया, वो भी महज अपने एक कड़े फैसले से। सवाल है कि आखिर मनोहर पर्रिकर ने कैसे किया देश का फायदा, कैसे बचाई 49,300 करोड़ की बड़ी रकम। तो ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि ये खबर बताती है कि मनोहर पर्रिकर बेशक सादी शख्सियत थे, लेकिन वो कड़े फैसले लेने के लिए भी जाने जाते थे। जिस वक्त देश अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के इंतजार में था, पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से लगातार खतरा बना हुआ था, ठीक उसी वक्त भारत और रूस के बीच अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील की जा रही थी। पूरा देश खुशी मना रहा था कि अब हिंदुस्तान की तरफ आने वाले हर खतरे को रास्ते में ही मार गिराया जाएगा। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। भारत को S-400 के 5 सीटर की जरूरत है, जिसकी अनुमानित लागत 6.1 अरब डॉलर यानी करीब 427 अरब रुपए। भारत ने अब तक इतना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदा था। लिहाजा बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस डील में सीधा दखल दिया। उन्होंने इस डील की समीक्षा करने का आदेश दे दिया। समीक्षा के दौरान पता चला कि भारत को S-400 के मध्यम और कम दूरी के सिस्टम की जरूरत नहीं है। इस मसले पर एयरफोर्स से भी बात की गई तो उसने भी मनोहर पर्रिकर की सोच से सहमति जताई। मनोहर पर्रिकर के दखल के बाद रूस के साथ इस एयर डिफेंस डील में कई बदलाव किए गए। माना जा रहा है जो बदलाव किए गए उसके बाद इस सौदे में देश को 49,300 करोड़ रुपए बचत होने की उम्मीद है। S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये चुपके से हमले की फिराक में आ रहे विमानों और मिसाइलों को 380 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराने में सक्षम है। इस S-400 को कराने में और इस 100 डील को साइन कराने में मनोहर पर्रिकर का एक बहुत विशेष योगदान रहा है। वो भारत और रशिया के संबंध को लेकर के भी बहुत आश्वस्त थे। हालांकि उन्होंने भारत अमेरिका और भारत यूरोप के संबंधों के में काफ़ी काम किया, लेकिन भारत और रशिया के संबंधों को भी उन्होंने बढ़ाने का कार्य किया और उसमें जो S-400 की जो डील है वो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखी जाएगी।
बेशक रूस का S-400 सिस्टम अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम THAAD के मुकाबले ज्यादा आधुनिक है, लेकिन भारतीय सेना इसका तब तक पूरा फायदा नहीं उठा सकती थी जब तक ये भारतीय जरूरतों के मुताबिक ना हो। और मनोहर पर्रिकर ने इसमें दखल देकर न केवल देश का पैसा बचाया, बल्कि अपनी दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। टीम न्यूज़ नेशन। वायुसेना के बेड़े में वैसे तो एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, लेकिन राफेल का उसे बेसब्री से इंतजार है। देश की सुरक्षा को और पुख्ता करने में यह लड़ाकू विमान भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। राफेल विमान पर डील मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल के दौरान ही हो पाई। चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर निपटने के लिए एयरफोर्स को ज्यादा कारगर लड़ाकू विमानों की जरूरत थी और उम्मीद की जा रही है कि राफेल के आने से वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। एयरफोर्स काफी सालों से लड़ाकू विमानों की मांग कर रही थी। 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस की सरकार ने आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने साल 2007 में 126 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बोली लगने की प्रक्रिया शुरू की गई। यूपीए सरकार में राफेल पर समझौता नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बना रहा, जिससे डील फाइनल नहीं हो पाई और एयरफोर्स का इंतजार लंबा होता चला गया। वर्तमान समय में 30 स्क्वाड्रंस अभी भारतीय वायुसेना के पास हैं, जबकि कम से कम 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि राफेल का जो डील करा करके उन्होंने कम से कम 2 स्क्वाड्रंस को और बढ़ाने का जो काम किया, और इस तरह के जो एडवांस्ड वर्जन वाले जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मल्टी रोल कम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको भारतीय सेना में शामिल कराने की जो प्रक्रिया उन्होंने सफल कराई 36 विमानों की, वो भी उसके लिए भी वो जाने जाएंगे। पीएम मोदी ने गोवा की कमान संभाल रहे मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री का प्रभार सौंपा और मिस्टर क्लीन की छवि के नाते उन्हें देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। रक्षा मंत्री रहते हुए वो न केवल इन जिम्मेदारियों पर 100% खरे उतरे, बल्कि इस डील को फाइनल करवाने में भी कामयाब रहे। बताया जाता है कि ये सौदा करीब 58,000 करोड़ का है। बेशक इससे भारतीय वायुसेना में कम पड़े रहे विमानों की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने जिस तरह आगे बढ़कर इस सौदे में दिलचस्पी ली, उससे यकीनन वायुसेना को न केवल राफेल जैसा फाइटर मिल रहा है, वायुसेना में विमानों की 2 स्क्वाड्रन बढ़ जाएगी। दावा किया जाता है कि युद्ध की स्थिति में ये विमान पाकिस्तान के F-16 विमानों के पूरे बेड़े पर भारी पड़ सकते हैं। साफ है ये मनोहर पर्रिकर का कड़ा फैसला ही था, जिन्होंने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर देश की रक्षा जरूरतों को सबसे ऊपर रखा और फ्रांस के साथ राफेल की डील करने में कामयाब रहे। टीम न्यूज़ नेशन। इसीलिए हमेशा से मनोहर पर्रिकर को याद किया जाएगा, उनके तमाम उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए।